नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी जोंक। हिंदी लेखिका सुषमा मुनींद्र जी को उनके साहित्य में विशेष योगदान के लिए शताब्दी सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनकी रचनात्मकता, कहानियों और अन्य साहित्यिक विधाओं के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। ये सम्मान उनके हिंदी साहित्य के प्रति समर्पण और उनकी रचनात्मकता की पहचान है। प्रस्तुत है उनकी कहानी जोंक, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जिला अस्पताल में पदस्थ नर्स मधुबाला के हाथ एक लय त्वरागति से रसोई का काम संपादित कर रहे हैं। रोटी बेलते हुए बेलने की घिस घिस और कलाई में पड़ी 3 चूड़ियों की टुनटुनाहट के मध्य जुगलबंदी सी हो रही है। वो अपने इन दुर्बल श्यामल हाथों की क्षमता देखकर चकित हो जाती है। मस्तिष्क आदेश न दे फिर भी ये हाथ सामने पड़ा काम देखकर स्वमेव करने लग जाते हैं। जैसे मुंह में कौर जाते ही मुंह अपने आप चलने लगता है। ये हाथ समभाव और पूरी निष्ठा से घर अस्पताल में कार्यरत रहते हैं। कई बार इन हाथों की त्रुटियां भी पकड़ी गई हैं। वो इन त्रुटियों के लिए इन हाथों को उतना दोषी नहीं पाती जितना स्वयं को। जब वो अस्पताल में रहती है तो अपने भीतर की मधुबाला को घर में उलझा पाती है। 2.5 कमरे का घर और उसकी कनपटी पर ततैया सा मंडराता राम जी शिराओं में टहलता रहता है। और जब वो घर में रहती है तब उसके भीतर की मधुबाला वार्ड में किसी का रक्तचाप नापती रहती है तो किसी का तापक्रम, किसी की नाड़ी। इस भीतर की मधुबाला को अपनी देह में समेटने सकेलने के प्रयास में कभी तरकारी में लवण डालना भूल जाती है तो कभी हाथ की सिरिंज छिटक कर टूट जाती है। अलोन तरकारी के लिए राम जी दांत टिटाता है। मधु, ये तरकारी है या गोबर? घर में चित्त लगे तब ना ढंग का खाना भी बने। तुम्हारे लिए वो अस्पताल और उसके डॉक्टर सब कुछ हो गए, घर परिवार कुछ ना हुआ। अरे, इस 2 जून की रोटी के लिए ही आदमी हाड़ तोड़ता है और तुमसे वो भी ढंग से नहीं बनाया जाता। अब इस बेरोजगारी राम जी गौतम MA द्वितीय श्रेणी से मधुबाला कैसे पूछे, तनिक बताओगे तुम कहाँ जाकर हाड़ तोड़ते हो? टूटी हुई सिरिंज देखकर डॉक्टर चेतावनी देते हैं। सिस्टर, आप कहाँ खोई रहती हैं? घर के जंजाल में? मुझे लगता है आप इस अस्पताल की सबसे अधिक सिरिंज तोड़ने वाली नर्स हैं। अपने काम को प्रमुखता देना सीखिए सिस्टर, वरना। रोगियों और सहकर्मियों के समक्ष कहे गए इस वर्णना का संदर्भ ढूंढती मधुबाला कमर तक गर्दन झुका लेती है। दृष्टि देह में लिपटी सफ़ेद यूनिफॉर्म में फिसलती तैरती सिरिंज के टुकड़ों पर जाकर बिंच जाती है। जैसे इन टुकड़ों के रूप में उसके और राम जी के साझे सपने बिखरे छितराए हुए अपने सर्वनाश की करुण कथा कहते हुए करहा रहे हों। मधुबाला और उसके हाथों में यही मूलभूत अंतर है कि वो सपने देखती रही और हाथ सामने आए काम को पूरी निष्ठा से करते रहे। गांव में थी तो ये हाथ भोर का तारा देखते ही आंगन लीपने लगते, उपले पाथते, गेहूं में से कंकड़ तिनके रोटियां पोते। शहर आकर बेलन और सिरिंज के मध्य समायोजन बैठाते उसके हाथ कभी थकते नहीं। थकते भी तो वो कभी कहती नहीं। राम जी अपनी भौहें सिकोड़ कर कपाल के मध्य में ले जाता है। तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? जब देखो तब अपने को व्यस्त दिखाने का नाटक। तुम्हारा यही एहसान तुम्हारे डालता है मुझे। हाँ, वो एहसान जताती है और राम जी खुद क्या करता है? मधुबाला ने बार बार स्मरण कराया है। उसकी नाइट ड्यूटी है, फिर भी शाम से कहीं घूमने निकल गया है तो अब तक पता नहीं। अपनी लफूस मित्र मंडली में बैठा उसका दुखड़ा रो रहा होगा और क्या। देर से लौटने का कारण पूछ लेना तो जघन्य अपराध हो जाता है। काम ढूंढने गया था, आते ही लगी गुप्तचरी करने। ये तुम्हारी कमाई की रोटियां गले में अटकती हैं। वो अपराधी की भांति चुप्पी के खोल में समा जाती है, अधिक स्पष्टीकरण नहीं मांग पाती। राम जी का पतित्व हताहत होता है। वो एक बेरोजगार पति का पतित्व है, इसलिए कुछ अधिक ही हताहत होता है। मधुबाला संधीजी करने लगती है। क्यों परेशान हो, मिल जाएगा काम। जल्दी खाना खा लो, मुझे ड्यूटी पर जाना है। तो जाओ ना, अब तक क्यों बैठी रहीं? मुझे जब भूख होगी खा लूँगा। ये ठंडा खाना साला हलक में। राम जी शेष वाक्य जानबूझकर अनकहा छोड़ देता है। वो जानता है
अनकहे वाक्य के कई कई अर्थ ढूंढती मधुबाला बूंद बूंद रिसती रहती है। अम्मा अम्मा खाना। 4 वर्षीय गुड्डू ने बाल्टी का पानी उलीच उलीच कर अपने कपड़े गीले कर लिए हैं और अब शर्ट का छोर दांतों से चबाता खाना मांग रहा है। गुड्डू को कपड़ा चबाने की आदत है कि ओढ़ने के लिए रखी गई चादर का एक छोर चबा डालता है। तवे पर रोटी उलटती पलटती मधुबाला सद्य स्नात सपूत को देख भस्म हो गई। मेरी जान को एक और काम क्यों बढ़ा दिया गुड्डू? मैं तो बाज आई तुम लोगों से। गुड्डी कहाँ है? उसे बुलाओ तो तुम्हारे कपड़े बदले। गुड्डी पलती है अर्थात गुड्डी पढ़ती है। अम्मा तुम खाना दो ना, लोती तलकाली। गुड्डू का अबोध मुख देख मधुबाला की छाती में आलोड़न सा हुआ। अपनी व्यथा, तनाव, रोष, खीज वो इन्हीं निर्दोष निरीह शिशुओं पर उतारती है। अक्षम, असमर्थ, अधीन पर वही सनातनी शोषण। राम जी उसका शोषण करता है और वो अधीनस्थ इन बच्चों का। ओह ये नौकरी भी, उसकी व्यस्तता और शीघ्रता ने बच्चों को किस तरह समय पूर्व व्यस्त बना दिया है। उसे प्रसन्न प्रभावित करने के लिए ही ना 7 वर्षीय गुड्डी दिन भर स्लेट बत्ती लिए बैठी रहती है। जनक जननी के क्रोध से बचने का सरल सुलभ उपाय। गुड्डी की लगन देख राम जी छाती फुलाता है। गुड्डी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। और पापा मैं नर्स बनूं तो? गुड्डी उत्साह से मिट्ठू की भांति गर्दन तिरक कर पूछती है। खबरदार जो नर्स बनने की बात की तो? गुड्डी की कनपट्टी पर राम जी का लौह हाथ धप्प से पड़ जाता। गुड्डी सुबकती हुई स्लेट पर आंसू चुआती, जोड़ बाकी में उलझ जाती और मधुबाला के भीतर धुआं सा उठने लगता। गीली सीलन भरी मधुबाला की नौकरी राम जी के गले में अटक गई है। ना निगलते बनती ना उगलते। वो जब मधुबाला को नर्स की सफ़ेद साड़ी धारण करते देखता है तो भीतर एक हिंस्र जीव शीश उठाने लगता है। उसके हाथों में हिंस्र पंजे लग जाएं तो इस साड़ी के चीथड़े कर दे। उसे नर्सों का चरित्र संदिग्ध लगता है। घर परिवार परिचितों की आम राय उसकी अवधारणा को खूब खाद पानी देती है। वो मधुबाला पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरोप लगाता है। क्या मैं समझता नहीं? नाइट ड्यूटी के नाम पर क्या होता है? ये डॉक्टर नर्सों को सिस्टर कहते हैं, पर सिस्टर कितने मानते हैं ये सबको पता है। सुनकर मधुबाला की देह में एक लिजलिजी से रन दौड़ जाती है, जैसे किसी ने मुट्ठी भर केचुए उसकी त्वचा पर छोड़ दिए हों और वे रेंग रेंग कर पूरी त्वचा को लिजलिजी बना रहे हैं। साफ सुथरे बिछौने पर गर्म रजाई में लिपटा राम जी ये कभी नहीं सोच पाता कि मरीजों की चिचियार पुकार, डहकता डहकारता स्वर उसे कई बार एक झपकी तक नहीं लेने देता है। ये पुरुष स्त्री को देह के दायरे में ही रखकर क्यों सोचते विचारते हैं? क्या देह के अस्तित्व के अतिरिक्त स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं? राम जी के अरुण नेत्रों में तैरती संदेह की परछाई देख निर्दोष होते हुए भी मधुबाला सकपका जाती है। कुछ क्षण सोचती विचारती पति के सुभट मुख को पुस्तक की भांति पढ़ती है, फिर विकल्प ढूंढती है। नर्सें ऐसे ही बदनाम हैं तो लो छोड़ देती हूँ नौकरी, घर बैठकर खाऊंगी, खिला सकोगे? वार नहीं झेल पाता राम जी, बचाव की मुद्रा बना लेता है। खिला नहीं सकता बस इसीलिए तो चुप हूँ, वरना हाथ पैर बांध कर फेंक देता किसी कमरे में। छोड़ दो नौकरी, मारो बच्चों को भूखा, इतना ना आंकड़ो मधुबाला की। मधुबाला राम जी के मुख के तेजी से गड्ढमड्ढ होते भावों को पढ़ नहीं पाती। आखिर क्या चाहता है राम जी? कैसी अनचीनी लगती है चरित्र प्रमाण पत्र मांगती है आंखें। राम जी के तमाम आरोप आक्षेपों के बाद भी मधुबाला पसीजने लगती है। उस समदृष्टि विधना ने स्त्री को दया, क्षमा, करुणा की मूर्ति जो बना दिया है। सोचने लगती है दोष राम जी का कम, उसकी बेरोजगारी का अधिक है। बेरोजगारी ने ही तो इन बिल्लौरी कांच से चमकते नेत्र की दीप्ति छीन ली है और इसीलिए इन आँखों में कभी संदेह होता है, कभी असंतोष, कभी नृशंसता, कभी सपाट आकाश का सूनापन। अन्यथा इन आँखों में सपनों की लहलहाती फसल उगा करती थी। गुड्डू खाना खाने के लिए मचल रहा है। मधुबाला ने ऊंचे स्वर में गुड्डी को पुकारा। गुड्डी दौड़ी आई। गुड्डू की दिशा देख पुरखिन की भांति कपाल थाम के बोली, हे राम, गुड्डू महाराज ये क्या किया? गुड्डी जल्दी से गुड्डू के कपड़े बदल दो तो फिर तुम दोनों खाना खा लो। और सुनो बिटिया, मुझे नाइट ड्यूटी पर जाना है, तुम दोनों जल्दी सो जाना। पापा को परेशान मत करना। और हाँ,
तुम अपना और गुड्डू का स्कूल बैग रात में लगा लेना, जूतों पर ब्रश फेर देना। अच्छा अच्छा अम्मा, मैं सब कर लूँगी। गुड्डी यथाशक्ति यथा सामर्थ्य गुड्डू और अपना काम करके माँ का बोझ कम करना चाहती है। मचलते गुड्डू को यथा सामर्थ्य घसीटती हुई कपड़े बदलने ले चली। मधुबाला का जी भर आया। ऐसी शीघ्रता में बच्चे पाले कि स्वयं के माँ होने पर संदेह होता है। कभी आंगन की गुनगुनी धूप में बैठकर छाती से लिपटाकर बच्चों को दुलार नहीं पाई। सास ने तो पूरे गांव जवार में उसके बंधिया होने की डुगडुगी पीट डाली थी, और राम जी के मुंह से बोल नहीं फूटता था कि वो अपनी बेरोजगारी के कारण पहला अभी नहीं और दूसरा कभी नहीं का पालन करने के लिए बाध्य है। यद्यपि फिर दूसरा हो गया। मधुबाला की अधीर दृष्टि राम जी की खोज में पुनः पुनः सदर द्वार से टकरा रही है। द्वार रिक्त पड़ा है, पता नहीं कहाँ घूमता है। आज उसे फिर से देर होगी और वार्ड का चार्ज देने वाली नर्स आंख को रेड़ेगी। आज फिर लेट? कामचोरी तो कोई तुमसे सीखे मधुबाला। घर गृहस्थी तो हम भी संभालते हैं, पर ड्यूटी में लेट नहीं होते। नौकरी करना खीर खाना नहीं है कि हपक हपक खा ली और फुर्सत। प्रवचन सुनती मधुबाला के भीतर एक कुछ अमीबा कुलबुलाने लगते हैं। कितना अच्छा होता जो उसके पास अमीबा की भांति दो भागों में विभक्त होने की क्षमता होती। अपने एक भाग को घर छोड़कर दूसरे को अस्पताल भेज देती। मधुबाला नहीं चाहती कि कोई उसे कर्तव्य का पाठ पढ़ाए, पर परिस्थितियां ऐसी हैं कि राम जी जानबूझकर घर देर से लौटता है। गांव में यही राम जी ओसारी पर पड़ी झिलगी खाट पर मुंह औंधाए खूंटे सी बड़ी दाढ़ी खुजलाता बैठा रहता था। कैसे महाजन हो गए थे दद्दा, प्रभाती की भांति सुनते। ससु तो ही पढ़ावे लिखावे में पैसा फूकें और ते 5 रुपट्टी नहीं कमाते जा। कहो काम धंधा हेर, मेहरी के लहंगे न घुसा रहे। राम जी अपने स्थान पर बैठा बैठा कसमसा कर एक गति का प्रदर्शन कर मुंडी को पहले से अधिक झुका लेता। फिर चलाता लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और विफलता का अंतहीन क्रम। और तब गजभर के घूंघट में लोप प्रातः सास ससुर के चरण स्पर्श करने वाली तुलसी चौरा पर संझा बेरी दीप बाती जलाने वाली मधुबाला ने मोर्चा साधा था। मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग करूंगी। पूरा घर चिड्ढे की भांति उछला कूदा था। राम जी वामपंथियों की भांति अलग खेमे में जा घुसा था, पर उस सीधी सरल मधुबाला में न जाने कहाँ की दृढ़ता आसमाई थी। जाना है तो जाना है बस। राम जी स्वयं के काम पर लग जाने की प्रत्याशा लिए नत्थी हुआ चला आया था। अब उसी राम जी का असहयोग आंदोलन जोर पकड़ चुका है। मधुबाला ने दोनों बच्चों को एक ही थाली में खाना परोस दिया और स्वयं भी रोटी तरकारी और हरी मिर्च लेकर खाने बैठ गई। गांव में थी तो कभी पति से पहले नहीं खाया। अब व्यस्तता ने बहुत से नियम कायदे भुला दिए हैं। वहाँ तो सास खूब हाथ भांज भांज कर कहती, मोर बप्पा, मोर भगवान, मोर जहुअर, मोर लड़का अबे नहीं पे खाइस तय खाए लें। कहाँ कहाँ से भूखी नगड़ी जुहा गई हैं यहाँ घर माँ। राम जी खेत खलिहान कछार नापता फिरता, अबेर को घर लौटता। तब तक मधुबाला की छुदातुर आंतें कुलबुलाने लगती थीं और वो पापी पेट में डालने के लिए रात की रखी रोटी हाथ में ले और रोटी के ऊपर थोड़ी सी सब्जी रख लेती थी और सास को प्रक्षेपण का अवसर मिल जाता। गुड्डू का खाने का ढंग निराला है। वो पहले हाथ मुंह में घुसेड़ लेता है, फिर कौर छोड़ता है। कौर इतना विशाल कि मुंह में न समाए। बेटा छोटे छोटे कौर खाओ जैसे गुड्डी खाती है। मधुबाला उसे सभ्यता सिखा रही है। घर मधुबाला संभाले, नौकरी मधुबाला करे, बच्चों में संस्कार मधुबाला डाले। और वो राम जी गौतम MA द्वितीय श्रेणी कहीं किसी नुक्कड़ पर मित्रों के साथ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आरक्षण की आलोचना कर रहे होंगे। ये नहीं होता कि कभी बच्चों की लिखावट पर ही थोड़ा सा ध्यान दे दें। मधुबाला जाने को उद्यत ही थी कि राम जी लौटा। लुटा पिटा मुंह, चितराए केश, निस्तेज चाल। सुरती चुभलाते राम जी का ये नियमित हुलिया मधुबाला की क्षमताओं को क्षीण करता है। कितनी बार कहा तनिक ठीक ठाक रहा करो, पर स्वयं को दयनीय दिखाने की लत राम जी को पड़ गई है। वो राम जी की ओर लपकी, आ गए, चलो खा लो जल्दी से, मुझे जाना है ना। वो तो देख ही रहा हूँ कि तुम जाने के लिए पैर उठाए खड़ी हो। मैं थोड़ी देर और ना आता तो वो पड़ोस के किशोर को घर तक आकर चली भी जाती। गुड्डी का भी ध्यान नहीं। अरे आजकल छोटी छोटी बच्चियों को भी देखकर आदमी की नीयत खराब हो जाती है, और तुम किशन को।
दीवार से टिकी लोहे की फोल्डिंग कुर्सी को खोल उसमें पसरते हुए राम जी ने फिर शब्द अनकहे छोड़ दिए। तुम जानते हो आदमी की नीयत को, फिर भी समय पर नहीं आ सकते, है ना? ड्यूटी पर समय पर पहुंचना होता है कि नहीं? मधुबाला स्पष्टीकरण देने लगी। ड्यूटी 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 कहते हुए राम जी पगुराता हुआ उठा और मुंह में घुल रही सुरती की लुगदी को बाहर थूक कर लौटा। बस तुम्हें ड्यूटी दिखती है? लगता है ये देश तुम्हारे दमखम पर चल रहा है। रास्ते में प्रबोध मिल गया था, चाय पिलाने घर ले गया। थोड़ी देर क्या हो गई, तुम आसमान सिर पर उठाने लगी। मैं तो ऐसा गया गुजरा हो गया कि कभी किसी को एक प्याली चाय के लिए नहीं पूछ पाता। अपनी बेरोजगारी की शर्म ऊपर से तुम घर पर टिकती नहीं। राम जी दग्ध हुआ जाता है, नेत्र जैसे दहकते दो अंगारे। ड्यूटी के अतिरिक्त मैं सदा घर पर ही रहती हूँ, ना कभी टीवी देखती हूँ, ना बाजार छानती फिरती हूँ, ना मोहल्ले की स्त्रियों के बीच बैठ प्रपंच सुनती हूँ। अपने काम से काम रखती हूँ, फिर भी तुम्हें शिकायत है? पहले ही देर हो गई है और तुम आते ही बवाल करने लग जाते हो, मधुबाला ने कह डाला। जाओ जाओ, रास्ता नापो। ये बेरोजगार राम जी तुम्हारे टुकड़ों पर पल रहा है, बस इसीलिए अकड़ी रहती हो। आज उस प्रबोध ने मुंह पर कह दिया, मधु भाभी रात भर घर से बाहर रहती हैं, तुम्हें नींद कैसे आती है राम जी? और ये डॉक्टर लोग नर्सों को अपनी मिल्कियत समझते हैं। गाँव जाओ तो अम्मा दद्दा कटाक्ष करते हैं कि मेहरी की कमाई खा रहा है। उफ, मेरी बेरोजगारी ने मुझे ऐसा निकम्मा नकारा बना दिया है कि कोई मेरे मुंह पर मुझे गाली दे तो भी मैं विरोध नहीं कर पाता। प्रबोध ने राम जी के भीतर ठूस ठूस कर ईंधन भर दिया है और राम जी अग्निपिंड बना हुआ है। दोषारोपण से मधुबाला की अंतड़ियों में खलबली मच गई। लगा खाया पिया बाहर आ जाएगा। गांव जाओ तो अम्मा दद्दा गर्दन पर छुरी रखकर बड़ी निर्ममता से रेतने लगते हैं। राम जी मेहरी की कमाई खा रहा है या घर द्वार संभारत है और वह मर्दाना मधुबाला सुंदर मजा मारत है। बेचारे केर घरवाली पे बस चले तब ना, गांव भर में थू थू होत है। या सगरी बहुरिया एक दिन राम जी का लड़का बच्चा पकड़ाए दे और उड़न छू हो जाई। कलयुग है कलयुग, उल्टी गंगा बहत है। यदि राम जी सहयोग करे तो वो अपनी कछुए की खाल सी सुदृढ़ पीठ पर सब कुछ झेल जाए, पर राम जी सदैव आक्रमण की मुद्रा में रहता है। दिन पर दिन अबूझ होते जा रहे राम जी को देख मधुबाला जैसे तेजी से अपना संतुलन खोती जा रही है। इस राम जी के स्वाभिमान के लिए वो अब तक मोमबत्ती सी बूंद बूंद पिघलती रिसती रही और ये उसके स्वाभिमान को कलंकित किए डालता है। सहसा चिंगाड़ी, तुम खुद जैसे निखट्टू वैसे तुम्हारे मित्र। वे इसलिए उल जलूल बकवास करते हैं क्योंकि तुम सुनना पसंद करते हो। तुम्हें संदेह है मुझ पर, तो चलो मेरे साथ, करो मेरी चौकीदारी। अरे मेरी नौकरी ना होती तो तुम्हारे मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती। मैंने नौकरी अपने सुख के लिए नहीं की, दिन रात हाड़ तोड़ते अधमरी हुई जाती हूँ। यदि तुम्हें मेरी नौकरी ऐसी ही खलती है तो लो आज नौकरी को लात मारे आती हूँ। डेरा समेटो, वापस गाँव लौट चलो। वहीं जाकर अम्मा दद्दा की छाती पर मूंग तलेंगे। अरे दद्दा भी बहुत चालाक बनते हैं। मेरी जिस नौकरी की कमाई की आस में हाथ पसारे खड़े हो जाते हैं, कभी तुम्हारी बहनों उर्मिला कमला का प्रसव, कभी अम्मा के मोतियाबिंद का ऑपरेशन, मैंने ही जुटाई थी इन्हें सारी सुविधाएं। मधुबाला ने बड़े आवेश से बोलना आरंभ किया था, पर अब स्वर नम हो चला है। बस बहुत हुआ। तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे इस दुर्व्यवहार का प्रभाव मेरे काम पर पड़ता है? कल मैं एक मरीज को गलत इंजेक्शन देते देते बची। श्यामा सिस्टर ने सचेत कर दिया, वरना उस मरीज का न जाने क्या होता। मर जाता और क्या होता। तुम्हारी लापरवाही जो कर डाले कम है। घर में लापरवाही, अस्पताल में लापरवाही, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो तुम। तुम एक अनोखी नहीं हो नौकरी करने वाली, जब देखो तब नौकरी छोड़ने की धमकी। अस्वाभाविक रूप से मुखर हो उठी मधुबाला को राम जी दीदे फाड़े देख रहा था। आज अचानक इसके मुख में जीभ कहाँ से उगाई? जीभ अचानक नहीं होगी, वर्षों की सहनशीलता, धैर्य, साहस की मृत्यु हुई है आज इस तरह। लो आज से छोड़ दी नौकरी, अब मुझसे नहीं होता। आज ही त्यागपत्र लिखती हूँ, यही चाहते हो ना तुम? त्यागपत्र? राम जी ने विद्रूप से गर्दन तिर्यक की। बहुत हुई धमकी। त्यागपत्र? मेरे लिए त्याग न करना भाई। तुम्हें घर से बाहर रहने की आदत पड़ चुकी है। घर से बाहर रहने वाली औरतों का घर में चित्त नहीं लगता, मौज मारने के मौके छूट जाएंगे। मधुबाला के कंठ की नसें भिज गईं। वो
तेज तेज हफरती रही दमाकी रोगी की भांति। लगा उसका ही पति भरी सभा में दुशासन की भांति उसका चीर हरण कर रहा है। ओह, उसने कभी भोर की लाली नहीं देखी, सांझ का ढलना नहीं देखा, वृक्षों की फुनगियों को कभी जीवर निहारा नहीं, छज्जे पर बैठी चिड़ियों का चहचहाना सुना नहीं, और राम जी कहता है वो मौज मारती है। उसे लगा मूर्छा आएगी, परंतु स्वयं को साधे रही। ठीक है, नहीं जाऊंगी आज के बाद मौज मारने। इस नौकरी से अब मुझे सड़ी मछली की गंध आने लगी है। मधुबाला को अब एक क्षण वहाँ ठहरना असह्य लग रहा था। झटके से कर्कश नाद के साथ सदर द्वार उड़का कर बाहर निकल गई। द्वार पर लगे दो चार जोड़ी कान हड़बड़ा कर परे हटे। लड़ाई के स्वर कितना आकृष्ट करते हैं लोगों को। राम जी का स्वर भौंकते लपकते कुत्ते सा दूर तक मधुबाला का पीछा करता रहा। इस्तीफ़ा देगी, इस्तीफ़ा को तो ये भाले की तरह प्रयोग करने लगी है। जानती है ना मैं इसके टुकड़ों पर पलता हूँ। असल बाप की होगी तो। गुड्डू और गुड्डी माता पिता को कुत्ते बिल्ली की भांति लड़ते देखने के आदी हैं। दोनों एक दूसरे से सटकर एक कोने में सुरक्षा तलाशते सिमटे बैठे रहे। राम जी कुछ क्षण कपाल थामे बैठा रहा, फिर चमगादड़ सा इधर उधर कुछ बुदबुदाता सा इस कमरे से उस कमरे तक डोलता फिरा। उसे स्वयं नहीं मालूम कि वो चाहता क्या है। वो नहीं चाहता कि मधुबाला नौकरी छोड़े और घर में आने वाली एक निर्धारित आय बंद हो। वो नहीं चाहता स्वयं बेकार बैठना। पुनः पुनः वही आवृत्ति, साक्षात्कार, विफलता, पैसों के सर्वनाश पर दद्दा का वितंडा भाव। नवोढ़ा मधुबाला आंचल में मुंह छुपाकर हंसती थी। तुम गांव के सबसे अधिक पढ़े लिखे युवक हो, तुम गांव के मुखिया बनो और मैं। मधुबाला के दिप दिप दमकते नेत्रों में डूब जाता राम जी। मुखिया? बस लेडी राम जी गौतम, तुम्हारी उड़ान बहुत छोटी है। कौन माथा खपाएगा गांव की टुच्ची राजनीति में। मैं तो कोई ठसकेदार नौकरी करूंगा, जैसे जैसे तहसीलदार। तुम तहसीलदारिन कहलाओगी, साहिबी झाड़ोगी। और जो हाथ अर्दली को हुक्म देने के लिए उठने वाले थे वे मरीज की सिकुड़ी चादर बदलने लगे। तहसीलदारिन बनने के स्वप्न रचती मधुबाला की देह पर नर्स की सफ़ेद झक वर्दी आ गई। फिर भी वो तुष्ट थी। खिरते निझरते राम जी को दूसरी तरह से आश्वासन देने लगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तुम्हें नौकरी मिलेगी जरूर, और ना मिली तो भी चिंता नहीं। कुछ पैसे जुड़ जाएं तो अपना एक जनरल स्टोर डाल लेना। अपनी योग्यता के अवमूल्यन पर राम जी भस्मीभूत हो जाता। सलाह तो ऐसे देती हो कि हंसने को जी चाहता है। नौकरी मुझे मिल जाती, पर यह आरक्षण प्राण लिए लेता है। दुर्भाग्यवश मैं न पिछड़ा वर्ग में आता हूँ और न महिला वर्ग में। जानते हुए भी कि मधुबाला का चयन आरक्षण कोटे से नहीं हुआ है, उसकी योग्यता को आरक्षण से जोड़कर राम जी सदैव उसे अयोग्य अक्षम घोषित करता है। पापा खाना खा लो, मैं लगा दूँ। गुड्डी पिता को कोप भवन से बाहर खींचना चाहती है। गुड्डू ऊँघने लगा है। राम जी ने उसे बिस्तर पर लिटाकर मसहरी तान दी। बोला, गुड्डी तू भी सो जा, सुबह स्कूल जाना है, मुझे भी भूख नहीं है। भीतर लावा सा दहक रहा है। वो ठंडा खाना खाए और वो मधुबाला डॉक्टर के साथ गर्म कॉफ़ी छटकारती होगी। उसकी समूची देह में कनखजूरा सा रेंग गया। इधर आत्मविस्मृत मधुबाला के पैर उस चीन्हे जाने वाले मार्ग पर सरकते गए। अस्पताल प्रांगण के शिव मंदिर पर नित्य की भांति ठिठके और कॉरिडोर सीढ़ियाँ फलांगते हुए वार्ड में जाकर थम गए। वार्ड का चार्ज लेते हुए उसे चेत आया तो क्या पूरा मार्ग अर्धमूर्छा में तय कराई है। मार्ग में कोई दुर्घटना हो जाती तो। जी चाहा था किसी एकांत कोने में बैठकर दो आंसू टपका भीतर खदबदाती कड़वाहट को बाहर निकाल ले, पर इस अभागी को जी भर रोने का समय भी नहीं मिला। सिस्टर बमक रही थी, आज फिर लेट, तुम नहीं सुधरोगी मधुबाला, तुमसे तो नई लड़कियां अधिक सिंसियर हैं। मधुबाला को कुछ नहीं मालूम कि सिस्टर ने क्या कहा। भीतर एक भौंकनी चल रही थी और उसकी आवाज़ बाहर का कुछ सुनने नहीं दे रही है। उसे लगा उसके मस्तिष्क की शिराएं चटक गई हैं और वो इस वार्ड के किसी एक बहुत परिचित बेड पर अपरिचित भाव से छत को ताकती पड़ी है। ऐसा क्या करे कि अस्पताल और घर दोनों को प्रसन्न रख सके। राम जी को जितना सहेजना सकेलना चाहती है वो उतना ही फैलता छितराता चला जाता है। उसे लगा वो किसी दिन किसी क्षण घर से अस्पताल की दूरी नापते हुए सड़क की कंक्रीट पर मर खप जाएगी। ना मालूम सी जहन में काला धब्बा सा उग रहा है, ग्रहण का सा काला धब्बा। त्याग पत्र।
मधुबाला ने बरौनियों पर बड़ी धृष्टता अवज्ञा से एकत्र हो रही नमी को अपनी लरजती हथेलियों में समोया और नाइट ऑर्डर पढ़ने लगी। उसके हाथों ने जिस निष्ठा से काम संपादित किया है, उसी निष्ठा और ममत्व से उसके आंसुओं को अंजुरी में समेटा है। गृहस्थी ठीक ठाक चलती रहे, इसलिए वो कभी चैन से नहीं बैठी। टोला मोहल्ला में कभी प्रसव कराने गई, कभी इंजेक्शन लगाने, कभी अस्पताल में पुत्र जन्म पर रईसों द्वारा दी गई बख्शीश। कुछ अतिरिक्त पाने के प्रलोभन में उसने अपना मशीनीकरण कर डाला। और ये राम जी विचलित है। मधुबाला एक सिरे से विचलित है। उसने एक व्याकुल दृष्टि ड्यूटी रूम में घुमाई। इसी ड्यूटी रूम में बैठ उसे त्यागपत्र लिखना है। उसके भीतर आज पूरा का पूरा बांध अंगड़ाई ले रहा है। ये अस्पताल चिचियारते चीसते रोगी, औषधियों की गंध उसके भीतर रच बस गई है। एक संबंध स्थापित हो गया है इस वातावरण से। अब सब कुछ निशेष हुआ समझो। रोगियों का उपचार कर जैसे वो अपने ही चीसते लहकते घावों पर फाहा रखती है, आज उसके इस अनुष्ठान की करुण मौत होगी। उसकी कुर्सी रिक्त हो जाएगी। गलत सोचती है मधुबाला। कुर्सी कभी रिक्त नहीं होती, बस उसमें बैठने वाला चुक जाता है, खो जाता है। कुर्सी फिर भर जाती है। वो वार्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से वार्ड का एक राउंड लगा आई। किसी मरीज का कंबल ठीक किया, किसी की नाड़ी टटोली, किसी की सलाइन की बूंदों को जांचा परखा। बेड नंबर 1 के मरीज को ब्लड बॉटल लगी है। मधुबाला ने उसकी बॉटल को तनिक हिलाया ताकि प्लाज्मा और नीचे जम गए रक्त कण सम्मिश्रित न हो जाएं। बेड नंबर 5 पर एक युवती भर्ती है। मधुबाला को देखकर युवती की मां मुस्कुराई। आज तुम्हारी नाइट ड्यूटी है सिस्टर? हाँ। मधुबाला चौंक गई, जैसे किसी ने गहरी निद्रा से उठा दिया हो। तुम बहुत अच्छे स्वभाव की हो, दयालु हो। कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें बताने में संकोच नहीं होगा। वो जो भी थी ना, क्या नाम है उसका, समझ लो खाने को दौड़ती है। सराहना सुन मधुबाला के भीतर एक स्फूर्ति की लहर कौंधी। राम जी से क्या चाहती है वो? थोड़ा सा सहयोग, स्नेह, सराहना, संवाद। पति काम से लौटे तो पत्नी को चाहिए कि वो सज धज कर गर्म चाय से उसका स्वागत कर उसकी थकान का हरण करे। ऐसी कुछ अपेक्षा पत्नी नहीं कर सकती क्या? वो ड्योढ़ी चढ़ती है तो राम जी चाबुक मारता है। संभालो अपनी औलाद, इस गुड्डू ने रात भर सोने नहीं दिया। और हाँ, जल्दी चाय तैयार करो। क्यों? क्या स्त्री को काम की थकान नहीं होती कि पति प्रेम से उसका स्वागत करके एक क्षण सुस्ता लेने दे? बहुत हुई तानाशाही, अब उसके पखौरों में बल नहीं रहा। झुक चले हैं चीसते पखौरे दोहरे बोझ से। सराहना के बदले मधुबाला तनिक मुस्कुरा दी। भले ही इस मुस्कान के लिए उसे स्वयं से बहुत संघर्ष करना पड़ा हो। वो ड्यूटी रूम में आकर कुर्सी पर बैठी ही थी कि 28-30 साल की एक महिला उधर शूल से करहाती मछली सी छटपटाती वार्ड में घुस आई। सिस्टर सिस्टर, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी, मैं पेट दर्द से मर रही हूँ। मेरे मिस्टर दौरे पर गए हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके मिस्टर दौरे पर गए हैं अर्थात अच्छी नौकरी में हैं, और ये कलूटी घर पर बैठकर राज करती होगी, साहिबी झाड़ती होगी। उसकी आंखों के कटोरों में पुराना बदरंग कबाड़ हो गया सपना झिलमिलाया। तहसीलदारिन बनने का सपना, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, दिवा, स्वप्नों, प्रत्याशाओं पर किसी शत्रु ने सांद्र अम्ल उड़ेल उन्हें बदरंग कर डाला है। राम जी को काम नहीं मिल रहा था और उसकी बेरोजगारी को मधुबाला के दुर्भाग्य से जोड़ा जाने लगा था। दोष सदैव स्त्री पर ही लगता है। या सनीचरी मूड में आए के बैठ गई है। ऐसे राम जी की नौकरी नहीं ला गए। ऐसन होशियार लड़का एक के संगत में बर्बाद होगा। मधुबाला आज झंझावात से मुक्त नहीं हो पा रही है। वो तड़पती महिला को ऐसे देख रही है जैसे शून्य में कुछ बीन बटोर रही हो। साथ ही श्यामा सिस्टर डॉक्टर नामदेव को बुला लाई। नाम क्या है? डॉक्टर नामदेव पूछ रहे हैं। मधुबाला ने स्वयं को बलात् अस्पताल के अस्तित्व में खींचा। मंगला, रोहिणी बोली। आज पहली बार दर्द हुआ है या पहले भी हुआ था? पहले कई बार। मंगला ऐंठती छटपटाती रही। डॉक्टर ने मंगला को जांचा परखा, पर्चा लिखा और मधुबाला को एक इंजेक्शन तैयार करके लगाने के लिए कह अपने रूम में चले गए। यही होता है, ड्यूटी दे रही नर्स को निर्देश दे ये डॉक्टर पैर पसार कर सो जाते हैं। वार्ड में भावुक किस्म के रोगी ऐसा कराहते चीखते हैं कि एक झपकी लेना दुरूह हो जाता है। और राम जी कहता है नाइट ड्यूटी के नाम पर रास रचाया जाता है।
मधुबाला की कनपटियां झंझना रही हैं, जैसे किसी ने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी हो। राम जी समझता क्यों नहीं कि दुष्चरित्रता किसी व्यवसाय में नहीं वरन व्यक्ति के स्वभाव में होती है। स्टरलाइजर के उबलते पानी से सुई निकाल सिरिंज में लगाते हुए मधुबाला के सदे हाथ लदरच रहे हैं। श्यामा मधुबाला की गतिविधि देख रही है। वैसे तो मधुबाला के गौनुमा चेहरे पर सदैव ही एक अभिशप्त कातर भाव संतरण करता रहता है, पर आज श्यामा स्पष्ट देख रही है। इसके भीतर अदहन सा कुछ सनसना रहा है। बरौनियों से छलकी पड़ती नमी, हाथों का प्रकंपन, पुकारने पर चौंक चौंक जाना। यद्यप वो जानती है मधुबाला अपने भीतर की गठहरी नहीं खोलेगी, फिर भी उसने टोका, क्या बात है मधुबाला, बड़ी थकी सी लगती हो। नहीं तो, मनोदशा को छुपाने का विफल प्रयास करती हुई मधुबाला मंगला को इंजेक्शन देने चली गई। सिस्टर, आपका हाथ ऐसा हल्का है कि पता ही नहीं चला। मंगला कराही। मधुबाला मुस्कुरा दी, सराहना के बदले कृतज्ञता ज्ञापित करती अनिवार्य मुस्कान। राम जी को इन्हीं हाथों में दुनिया भर की लापरवाही दिखाई देती है। क्या सचमुच उसके हाथों की रेखाओं में थोड़ा भी सुख नहीं? आह, कैसे चुक जाती हैं इच्छाएं, कैसे मर जाते हैं सपने, कैसे खुरदुरी हो जाती हैं आशाएं। पति की बाहों में जिंदगी गुजार देने का दमखम न जाने कहाँ लुप्त हो गया। उत्तप्त गरमाए क्षणों की ऊष्मा चुक गए तेल के कंदील की भांति दिव्य से बुझ चुकी है। मंगला को इंजेक्शन से आराम मिल गया और वो अगले दिन पुनः आने के लिए कहकर चली गई। उसके पीछे पीछे 5 मिनट में आई कहकर श्यामा भी सरक ली। ये घुमंतू श्यामा इसी तरह पूरे अस्पताल में डोलती फिरती है, कभी नीचे तो कभी छत पर। पता नहीं कैसे झरने सी अटखेलियाँ कर पाती है। अविवाहित है, कदाचित इसीलिए इसकी सतर सुडौल पीठ पर गृहस्थी और ड्यूटी का दोहरा बोझ नहीं है। मधुबाला की रीढ़ पर चिलक उठी और वो दाहिने हाथ से पीठ को मसलने की विफल चेष्टा करने लगी। उसे लगा उसकी पीठ पर मेघ गर्जना समा गई और वो कई टुकड़ों में बट गई है। गृहस्थी चलाने का पूरा दायित्व तो उसी का नहीं है। वो दायित्वों की पोटली की मोटाई क्यों बढ़ाती जा रही है? दायित्व ओढ़ने की इस आदत ने उसे बहुत क्षति पहुंचाई है। अपने स्वभाववश वो श्यामा के काम भी निपटाती चलती है। अब तो दायित्व कंधे पर झूलते बेताल के शव की भांति हो चले हैं। वो त्यागपत्र लिखने लगी। सदे हाथ डगमगा रहे हैं, उनमें रक्त संचार होता प्रतीत नहीं होता। तो क्या आज उसके अपने ही हाथ उसका साथ नहीं देंगे? 2 पंक्तियां लिख सकी कि बेड नंबर 8 के मरीज का भाई गुहार लगाने लगा, सिस्टर डॉक्टर को बुला दीजिए, नरेश को बहुत दर्द हो रहा है। कल शाम नरेश का हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। उम्मीदें मरीज उसकी चीख पुकार से सो नहीं पा रहे हैं। कोई बचा लो रे, मर गया रे, नहीं बचूंगा रे। नरेश का डहकता डकारता स्वर और वार्ड का मटमैला बीमार प्रकाश, ये पीत प्रकाश वातावरण को उदास बोझिल बना रहा है, या उसकी दृष्टि उदास बोझिल है? अब तो उसके भीतर प्रकाश का एक नन्हा टुकड़ा तक नहीं पहुंचता। भीतर अवयवों में दीमकों ने जैसे बांबी बना ली है। मधुबाला अपनी पदचाप को रौंदती हुई नरेश के बेड के पास पहुंची और उसे समझाने लगी। नरेश की एक ही रट, सिस्टर आप लोग कसाई होती हैं, गुहार लगाते रहो पर ना खुद सुनेंगी ना डॉक्टर को बुलाएंगी। लो एक आरोप और, क्या करे वो, डॉक्टर के पास जाओ तो नयन तरेड़ते हैं। क्या सिस्टर आप एक मरीज को कंट्रोल नहीं कर पाती? आपको निर्देश दिए तो थे, जाइए नींद का इंजेक्शन दे दीजिए, या चीखता है तो चीखने दीजिए, इनका काम ही है हाय तौबा मचाना। मधुबाला डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। वही रटा रटाया दोहरा कर कड़कड़ाने लगे, डॉक्टर नामदेव। पहले खूब आंखें मसलीं, फिर सुर सुर का निनाद करते हुए कॉफ़ी सुड़कने लगे। उसे भी एक कप कॉफ़ी पकड़ा दी। जो कंठ हिचक पड़ने को उद्यत हों उसमें कॉफ़ी बड़ी कठिनाई से उतरी। डॉक्टर के पीछे पीछे घिसटती सी वार्ड में पहुंची। डॉक्टर ने मरीज के उदर में बंधी पट्टी को ऊपर से दबाकर जांचा परखा, नब्ज टटोली, सलाइन बोतल की ट्यूब को तनिक हिलाया, फिर डपटा, सो जाओ चुपचाप, ऐसी जल्दी मरने वाले नहीं हो, सारे मरीजों की नींद खराब करोगे। बस और सुनो रंगरूट, चीखोगे तो टाँकों पर जोर पड़ेगा, टाँके पक गए तो लेने के देने पड़ेंगे। नरेश को नींद का इंजेक्शन देने का आदेश मधुबाला को दे अकारण इधर उधर दृष्टि डाल डॉक्टर मशीनी गति से वापस लौट गए। मधुबाला इंजेक्शन तैयार करने चल दी। उसकी दृष्टि बेड नंबर 1 पर गई, धक्क रह गई।
बोतल में ब्लड समाप्त हो रहा है और उसे भान नहीं। आज तो चाक चौबंद दृष्टि भी साथ छोड़ती प्रतीत होती है। पहले इसे ब्लड की दूसरी बोतल लगाए, फिर नरेश को इंजेक्शन। वो ब्लड बॉटल बदलने जा रही थी कि श्यामा लौट आई। बेड नंबर 1 की बॉटल बदलने जा रही हो मधुबाला? हाँ, उधर वो बेड नंबर 8 को इंजेक्शन भी देना है। लाओ बॉटल में बदल दूँ, तुम इंजेक्शन तैयार करो। अच्छा। श्यामा गई और लाल लपलपाती भरी बोतल लिए वापस आ गई। मधुबाला, ये तुम्हें आज क्या हो गया है? याददाश्त तो कमज़ोर नहीं पड़ गई? नंबर 1 का रक्त वर्ग ये नहीं है, तुमने गलत बोतल निकाल ली है। अच्छा हुआ मैंने ग्रुप का मिलान कर लिया, तुम तो उसे मार ही डालती। मधुबाला जड़ जैसे निकट ही कहीं बम विस्फोट हुआ हो, तब उसके हाथ भी कुठाराघात करने लगे। ये हाथ भी धोखा दे जाएं, इसके पूर्व उसे इस अस्पताल से सेवा मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा किसी दिन वो किसी रोगी के प्राण हर लेगी। फिर निलंबित होगी या नौकरी से निकाली जाएगी या किसी कारावास में दंड भोगेगी। पेपरबाजी होगी, शीशा लेदर होगी और रिंग मास्टर सा राम जी जबान से चाबुक चटकारेगा। सड़ाक सड़ाक। मधुबाला की रीढ़ में सुइयां सी चुभने लगी। बोतल थामे हुए श्यामा अपनी खोजी दृष्टि कभी मधुबाला के विवर्ण मुख पर डालती, कभी उस अध लिखे खुले पड़े त्यागपत्र पर, जिसे मधुबाला ने शीघ्रता में खुला छोड़ दिया था। श्यामा कुछ क्षण विमूढ़ सी खड़ी रही, फिर कटाक्ष करती हुई बोली, तुम आज रहने दो, बेड नंबर 8 का इंजेक्शन मैं ही लगा दूंगी। श्यामा जब काम निपटाकर नैपकिन से हाथ पोंछती हुई आई तो अपने दोनों हाथों से झंझनाती कनपटियों पर दबाव डाले बैठी मधुबाला दिखी। ये क्या है मधुबाला? गोली की भांति दागा गया प्रश्न। मधुबाला ने कोई जवाब नहीं दिया। त्याग पत्र है ना? तुम बौरा तो नहीं गई जो लगी लगाई नौकरी छोड़ रही हो? राम जी को कहीं का राजपाट मिल गया है क्या? श्यामा मानो तप्त लोहे पर आघात कर उसे एक सुडौल रूप में ढालना चाह रही है। क्यों मजाक करती हो श्यामा? घर अस्पताल दोनों जगह की भागदौड़ नहीं हो पाती, इसीलिए। हिमसा शीतल स्वर उभरा। मधु, मुझे तुम्हारी ये बात अपील करती है कि तुम जिस तिस सामने अपना दुखड़ा रोकर स्वयं को कमज़ोर सिद्ध नहीं करती, पर आज तुम्हारा चेहरा चुगली कर रहा है। पता नहीं कैसे तुम ऐसे स्फूर्त और प्रसन्न रह पाती हो श्यामा। मेरी तो मानव शक्ति ही चुकती जा रही है। ये तुम नहीं, तुम्हारी निराशा बोल रही है मधुबाला। मैं तो तुम्हारे हाथों की क्षमता देखकर चकित रह जाती हूँ, और मैं ही क्यों, अस्पताल में सभी तुम्हारे काम की सराहना करते हैं। भूल गई क्या? नसबंदी के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए तुम पिछले वर्ष रेड क्रॉस संस्था द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हो। आशावादी बनो मधुबाला, ये त्यागपत्र तुम्हारे लिए काला दिवस होगा, समझी? मैं समझती हूँ, पर राम जी को मेरी नौकरी पसंद नहीं, और इसीलिए तुम अपनी योग्यता, क्षमता, कर्मठता की बलि देने जा रही हो। वाह! नारी के इसी बेवकूफ़ी भरे समर्पण का लाभ लेता रहा है पुरुष वर्ग, और नारी उसके हाथ की कठपुतली बन सोचती है वो एक आदर्श स्त्री है। सीता, सावित्री। अरे मधुबाला, तुम किसी की पत्नी और माँ के पहले मधुबाला हो। संभावनाओं से भरी एक स्त्री जिसमें कुछ सार्थक करने का दमखम है। तुम राम जी की अयोग्यता, विफलता पर अपनी योग्यता, सफलता का हवन कर अपनी रीढ़ कमज़ोर कर रही हो, कर्तव्य से भाग रही हो। ग्रह कलह को टालने का उपाय भी तो नहीं। मधुबाला बहुत कातर हो आई। तुम स्वयं में दृढ़ता और साहस जगाओ, मार्ग खुद ब खुद मिल जाएगा। तुम्हारा झुकते जाना राम जी को दुस्साहसी बना रहा है। जो जितना झुकता है उसे उससे अधिक झुकाया जाता है। ये समाज का अलिखित सनातनी नियम है। त्यागपत्र समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाएगा। तुम शांत मस्तिष्क से सोचो तो पाओगी कि समस्या ऐसी जटिल नहीं है जैसी तुम सोचती हो। विधाता ने हम स्त्रियों का भाग्य बड़े पक्षपातपूर्ण ढंग से लिखा है। हमें शारीरिक रूप से कमज़ोर बना पुरुष की मनमानी के लिए छोड़ दिया। अब स्त्री में चेतना जागी है और वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। बस यही संघर्ष पुरुष से सहा नहीं जा रहा है। तुम अपना संघर्ष समाप्त कर राम जी के हाथों पराजित हो जाना चाहती हो। मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा है श्यामा। भाग्य पर आंसू बहाने में बहुत वर्ष खर्च हो चुके हैं। मधुबाला, अब तो भाग्य पर रोना छोड़ दो। भाग्य की रेखाएं कपाल पर नहीं, इन हाथों पर लिखी होती हैं। तुम्हारे ये हाथ न जाने कितने लहकते घावों में फहा रखते हैं, और तुम इन्हें उपले पाथने और रोटी पोने में तमाम कर देना चाहती हो। और गुड्डू और गुड्डी,
गुड्डी का कहीं बाल विवाह हो जाएगा और गुड्डू एक दिन बेरोजगारों की पांत में खड़ा होगा। गुड्डू और गुड्डी के प्रसंग को उठाकर श्यामा ने जैसे मधुबाला के मर्म पर आघात कर डाला। मधुबाला के समक्ष खाना मांगता गुड्डू और स्लेट पर आंसू चुआती गुड्डी आ खड़ी हुई। ओह, इनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसने दिया उसे? एकाएक कुछ आड़ी तिरछी उलझी हुई रेखाएं उभरीं। अम्मा दद्दा का पद प्रक्षालन, ढोर डांगर चराता गुड्डू, ओसारे की झिलंगी खाट पर बैठा राम जी, विदा होती अवयस्क गुड्डी और मुडहर अर्थात रसोई के एक कोने में चूल्हा फूंकती वो स्वयं। आत्मविस्मृत सी बुदबुदाई, ओ श्यामा, फिर मैं क्या करूं? त्याग पत्र का निर्णय लेते हुए मैं कितनी मौतें मरी हूं तुम नहीं जानती। मुझे मालूम है मैं अन्याय के आगे घुटने टेक रही हूँ, अपना अधिकार नष्ट कर रही हूँ, अपनी योग्यता का अवमूल्यन कर रही हूँ, पर इस पर सब कुछ समाप्त मत करो मधु। राम जी से कहो कि बरसाती मेढक की तरह टर्राना छोड़े और शांतिपूर्वक रहे। नहीं रह सकता तो गांव लौट जाए। तुम्हें अपना और अपने बच्चों का भविष्य निर्धारण करना है। उस अद्वितीय त्याग पत्र को बड़े अधिकार भाव से फाड़ती हुई श्यामा आगे बोली, मधुबाला, तुम तो गांव की रहने वाली हो, इतना भी नहीं जानती कि जोंक की पकड़ को ढीला करने के लिए उसके मुंह पर नमक रख देना चाहिए। मधुबाला फैले छितराए उन चौकोर आयताकार कागज के टुकड़ों को कुछ क्षण देखती रही, फिर ये सोचकर हल्की होली कि जोंक के मुंह पर नमक रखना पड़ा तो संकोच नहीं करेगी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी जोंक। नकारा और बेरोजगार पति के साथ नौकरी और गृहस्थी का दोहरा बोझ ढोती हुई एक युवती की कहानी ना होकर एक सही घटना प्रतीत होती है। आशा है आपका मन भी द्रवित हुआ होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और निरंतर हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।